जी अस्सलाम वालेकुम। कैफियत। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 55। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की तरफ चलेंगे। कल के लेक्चर में हमने ये सीखा था कि असर्शन टेस्टिंग अप्रोच क्या होती है। हमने ये सीखा कि असर्शन टेस्टिंग अप्रोच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने का एक तरीका है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर एरिया को 6 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो डिपेंड करता है, अगर तो वो एरिया अकाउंट बैलेंस का है तो फिर वो 6 हिस्से कुछ और होंगे, अगर वो क्लासिक ट्रांजैक्शन का एरिया है फिर वो 6 हिस्से कुछ और होंगे। कुछ सेम भी हैं लेकिन कुछ डिफरेंट भी हैं। एक्सप्लेनेशन तो सबकी डिफरेंट थी। कल के लेक्चर में आपको ये समझाने के बाद होम असाइनमेंट दी गई थी। उम्मीद आपने होम असाइनमेंट की होगी। खासतौर पर से एक क्वेश्चन, ये असर्शन टेस्टिंग कंसेप्ट हमारे लिए इसलिए अहम है कि जब तक हम असर्शंस का कंसेप्ट ना समझ लें, जब तक हम किसी भी एरिया को असर्शंस में डिवाइड ना कर दें, ना तो हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए कि चैप्टर 3 में हमने ये पढ़ा था कि जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हैं, इनसे जो रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं हम 2 लेवल पे। ठीक है, रिस्क एट असर्शन, ये चैप्टर 3 में या 2 में पढ़ा था। रिस्क एट असर्शन लेवल, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इवन सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डेफिनेशन अगर आपको याद हो ना, तो उसमें भी उसने एंड पे ये लिखा था, प्रोसीजर टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। इसका मतलब है हम जो काम करते हैं ना बेसिकली वो एरिया लेवल पे नहीं करते, बल्कि एरिया से भी नीचे ड्रिल डाउन करके असर्शन लेवल पे काम करते हैं। किसी भी एरिया की 6 असर्शन है, हर असर्शन में रिस्क असेस करते हैं, किस असर्शन में रिस्क ज्यादा है, किस में कम है। इन्वेंट्री में हो सकता है एग्जिस्टेंस में रिस्क ज्यादा हो, कंप्लीटनेस में कम हो। ठीक है, तो हम हर असर्शन में देखते हैं किसमें रिस्क ज्यादा, किसमें कम। रिस्क एट असर्शन लेवल करने के बाद फिर हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं एट असर्शन लेवल, यानी रिस्क असेसमेंट भी हमारी असर्शन लेवल पे होगी और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी असर्शन लेवल पे होगा। भाई क्लियर? इवन जो कंट्रोल्स की बात करता था, ठीक है, उसमें भी आपने ये लफ्ज शायद बड़ा नोट किया होगा। इसीलिए हमने पहले असर्शन लेवल का कंसेप्ट समझा। अब हम ये समझने जा रहे हैं, असूली तौर पे असर्शन का कंसेप्ट समझने के बाद हमें पहले रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए थी एट असर्शन लेवल, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए थे। लेकिन हमने तरतीब थोड़ी सी चेंज की। कंसेप्ट बिल्ड कर लिया हमने, मैंने आपको बता दिया कि पहले रिस्क असेसमेंट होगी, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तरतीब बता दी है। लेकिन अब ये पढ़ने के लिए तरतीब को चेंज क्यों कर रहे हैं हम? एग्जाम इंपोर्टेंस को सामने रखते हुए एग्जामिनर जो है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ज्यादा टेस्ट करता है, और स्टूडेंट की आदत ये होती है कि जो टॉपिक पहले पढ़े होते हैं उनको ज्यादा तैयार करता है और जो बाद में पढ़े होते हैं वो कम तैयार होते हैं। कुछ इसमें और टाइम का भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसीलिए हम ये चाहते हैं कि पहले सब्सटेंटिव प्रोसीजर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ असर्शन का कंसेप्ट आपका ठीक है। अच्छा, इसमें आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। असर्शन के कंसेप्ट में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि इसमें जजमेंट अप्लाई होगी। आपको याद है कल मैंने कहा था 11 एग्जांपल्स है, अगर आपने 6 भी कर दी तो इसका मतलब ये क्यों कहा था मैंने, इसलिए कि बहुत सी जगहों पे वो जजमेंट अप्लाई होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक की बजाय 2 असर्शन भी रेलिवेंट हो जाती है, ऐसा भी होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 डिफरेंट असर्शन में हम सोच रहे होते हैं कि ये ज्यादा रेलिवेंट है कि वो ज्यादा, कौन सी लिखे। तो इसीलिए मैंने आपको 50% तक का कहा था। कितने स्टूडेंट्स है पहले तो बताइए जिन्होंने होम असाइनमेंट किया, हाथ उठाइए जरा। शाबाश, हाईवे में चले, 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं इनमें से जिन्होंने 6 या उससे ज्यादा जो प्रोसीजर थे उनकी असर्शन को वेरीफाई कर लिया? 6 या उससे ज्यादा, चलें अच्छी तादाद है, लेकिन फिर भी ऐसे हैं तकरीबन 30% के करीब जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट किया है जिनका स्कोर 6 से कम है। लेकिन बाहर आते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी पहले कंसेप्ट में से कोई प्रॉब्लम हो अगर जो हमने पढ़ा था तो वो पूछ लीजिए। जी जी, एरिया और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी एग्जांपल के साथ बता दूं क्या? एरिया और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल, देखिए एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद काउंटिंग में लफ्ज बोला जाता है। मैंने ऑडिट में ये लफ्ज मुझे नहीं याद, मैंने बोला एलिमेंट से भी मुराद शायद यही है, सेल्स एक एलिमेंट है। वो क्या लिखा, क्या है? हाँ, कंसिस्ट ऑफ, मैंने, हाँ, ईच एलिमेंट है। ईच एलिमेंट का मतलब एरिया ही है। इसको ईच एलिमेंट के लफ्ज को काट के एरिया लिख लें, ईच एरिया। नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिस्क असेसमेंट से पहले बिल्कुल नहीं होता, वो बाद में होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल, जब कभी आपको रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आपने फर्क ढूंढना हो ना, तो एक एग्जांपल आपने ज़हन में रखनी है, क्लाइंट की इन्वेंट्री। अब मैं आपको एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ अगले 2 मिनट में। तीनों प्रोसीजर को इस एग्जांपल से आपने हमेशा क्लियर रखना है। रिस्क असेसमेंट पर हमने इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है,
ठीक है। हमने क्लाइंट से पूछा सर आप क्या बेचते हैं, उसने कहा हम हीरे बेचते हैं, सोना बेचते हैं। ये है हमारी इंक्वायरी। ये कौन सा प्रोसीजर है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है। ऐसे प्रोसीजर जो परफॉर्म करते हैं हम रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे प्रोसीजर जिनसे रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है जी। तो हमने उनसे पूछा, उसने नेचर ऑफ इन्वेंट्री बताई। ये क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। हमने फौरन कहा रिस्क है। क्या रिस्क है? इन्वेंट्री चोरी हो सकती है। तो आपने क्या कोई पॉलिसी एंड प्रोसीजर इंप्लीमेंट किए हैं इन्वेंट्री की चोरी को रोकने के लिए, यानी रिस्क को कम करने के लिए, रिस्क को खत्म करने के लिए आपने कोई प्रोसीजर परफॉर्म किए? ये कौन पूछ रहा है? ऑडिट। किससे पूछ रहा है? क्लाइंट से। क्लाइंट ने कहा जी सर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हैं जहां पे हमारी दुकान में ये गोल्ड वगैरह डायमंड है, और बाहर गेट पे गार्ड भी है। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा भी है, गेट पे गार्ड भी है। दो, ये क्या चीज है? ये इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। ये क्लाइंट के दो पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या है? इंटरनल कंट्रोल। और जब हमने सवाल किया तो हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन कर ले, इससे भी हमारा रिस्क कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से भी रिस्क कम या ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी भी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी है। अगर वो कहता है कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, रिस्क बढ़ जाता। अगर कहता कोई गार्ड नहीं है, रिस्क बढ़ जाता। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में दो अल्फाज है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, जिसमें हम एंटिटी के बारे में पूछते हैं क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी की एग्जांपल क्या दी कि सर क्या बेचते हैं? सोना चांदी हीरे बेचते हैं। यह है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है? सर इसको सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं आप? मैंने कहा सीसीटीवी कैमरा लगाया, गार्ड है। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इन दो चीजों से रिस्क असेसमेंट होगी। ठीक है, लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं आपने रिस्क असेसमेंट के बाद फौरन सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे नहीं जाना। क्या हमें, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमें क्लाइंट की इस बात पे कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तसल्ली करके, एज प्रोफेशनल तसल्ली करके बैठ जाना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, कि चेक करना चाहिए वाकई एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, वाकई ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है, ये जो चेक करना है क्लाइंट के इंटरनल, पूछना अंडरस्टैंडिंग था, ये जो चेक करना है ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। हम जाके देखेंगे सीसीटीवी कैमरा चल रहे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ लगे हुए हैं, बैक एंड पे रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं हो रही, उधर कोई बंदा उसको ऑब्जर्व भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में एक सेंटेंस बोला जाता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कंफर्म इनिशियल रिस्क असेसमेंट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कंफर्म इनिशियल, यानी अगर सारा कुछ सही चल रहा है हम कहेंगे हाँ हमारी इनिशियल जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से रिस्क असेस किया था ना वो ठीक है, वो ठीक था, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमें पता चले सीसीटीवी कैमरा है तो सही, वो डमी है, वो डमी है, उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, वो सिर्फ दूसरों को डराने के लिए रखा हुआ है। और गार्ड जो है अक्सर वो चाय पीने के लिए चला जाता है, 2-2 घंटे जाता है। तो इससे अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चले कि असल में तो कंट्रोल इनिशियली बताया था बड़े अच्छे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चले तो फारग है, तो हम अपनी रिस्क असेसमेंट को रिवाइज भी कर सकते हैं। भाई क्लियर हुआ? क्लियर। और इसके बाद फिर हम अगर क्लाइंट को कहते हैं आओ भी अपना स्टॉक काउंट करवाओ, स्टॉक पूरा है कि नहीं पूरा, जो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लिया तुमने 15 करोड़ की, वो इन्वेंट्री पूरी है कि नहीं, स्टॉक काउंट करवाओ। ये क्या है? ये है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो समझ आई आपको? 3 प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी भी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल भी है। स्टूडेंट ज्यादातर सारा कंसेप्ट समझ आ जाता है, एक बात पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कंट्रोल रिस्क असेसमेंट में आएगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आएगा? इंटरनल कंट्रोल किधर आएगा? दोनों में। ये है कंसेप्ट, दोनों में आएगा। रिस्क असेसमेंट में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में उसकी चेकिंग, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। क्लियर हुई ये बात? आप मोबाइल खरीदने के लिए शॉप पे जाते हैं, ठीक है, और उधर डमी होता है, डमी सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह का होगा, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। लेकिन डमी देख के आपको पसंद आया, आपने उसे कहा रीजन मोबाइल ये लो पैसे मुझे दो। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल की बेस पे डिसीजन करके घर ले आते हैं कि उधर स्टार्ट करके चेक करते हैं सही ऑपरेट भी कर रहा है कि नहीं? ये है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। डमी देखना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल था कि है कैसा मोबाइल, हमारे मतलब का भी है कि नहीं, हमारा मतलब पूरा करेगा कि नहीं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को देखा जाता है।
तो दोनों में फर्क है। ये बात समझ आई? हमेशा आपने इस एग्जांपल से अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव डिफरेंशिएट करना है। फिर से जब हमने पूछा सीएफओ से क्या काम करते हैं, उसने कहा पोर्टेबल प्रीशियस इन्वेंटरी में डील करते हैं। ये क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। हमने उनसे पूछा अच्छा आपका इसको सिक्योर करने के लिए क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर है, उसने जो जो चीजें बताई कि ये याद रखें मैनेजमेंट करती है ये काम, ये मैनेजमेंट करते हैं काम, तो वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल। और अगर हमने उनको चेक किया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है, हमने बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर को वेरीफाई किया सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्लियर हुई? चले अब चूंकि बात उस तरफ निकल ही पड़ी है तो एक और एग्जांपल से ये कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं। ये एग्जांपल्स नोट करके रखिएगा कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, बाकी और एग्जांपल कम्प्लेक्स आएंगी इसके बाद जो रेलिवेंट चैप्टर में बोलते हैं। हमने पिछले इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स ज्यादा थी, सेल्स ओवरस्टेटेड थी। ये हमें लगा से पिछले साल से बहुत ज्यादा, हमने कहा लगता है क्लाइंट ने फेक सेल रिकॉर्ड की होगी। ये जो हमने कंपैरिजन किया ये कौन सा प्रोसीजर है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्योंकि इससे रिस्क आइडेंटिफाई हुआ तो इससे रूल बना ले जितने भी कंपैरिजन है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क आइडेंटिफाई हुआ। हमने क्लाइंट से पूछा भैया आपने इस दफा सेल 2 नंबर रिकॉर्ड किया, हमें पिछले साल के 30% सेल ज्यादा है। ऐसा थोड़ी है, लोगों के पास पैसा नहीं चीजें खरीदने के लिए, आप कह रहे हैं सेल्स बढ़ गई, 30% रिस्क है। क्लाइंट ने कहा सर हर चीज बिल्कुल ठीक है, हमने कंट्रोल्स बनाए हैं। मैंने कहा कौन से कंट्रोल? उसने कहा सर पहला कंट्रोल जब तक गुड डिस्पैच नोट नहीं बनता ना सेल इनवॉइस नहीं बनती। दूसरा कंट्रोल जब एक बंदा सेल इनवॉइस बना लेता है दूसरा उसको रीचेक करता है कि इसमें गलती तो नहीं हुई और साइन करता है। ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ही आएगा। ठीक है, पहले वाला अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी था जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रख के समझा क्या हो रहा है। दूसरे वाला अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल था। हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं हम खुद जाके देखते हैं डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट में 2 लोग बैठ के काम कर रहे हैं कि नहीं। हमने जाके ऑब्जर्व किया, ये क्या है? ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कि 2 लोग हैं कि एक ही बंदा है। अगर ये है टेस्ट, अगर एक ही बंदा होता हम कहते हैं कंट्रोल्स वीक हैं, 2 बंदे, हमने कहा ठीक है कंट्रोल स्ट्रॉन्ग। अच्छा फिर इसके बाद हमने सेल इनवॉइसेस को चेक करके उसमें सिग्नेचर देखे। नोट कीजिएगा क्या देखा कि उसमें एक बंदे के साइन है कि 2। आपने अक्सर देखा होगा प्रिपेयर्ड बाय रिव्यूड बाय 2 साइन होते हैं, तो एक बंदे के साइन है कि 2 बंदे। पता चला प्रिपेयर्ड बाय में उस बंदे के साइन है जो इनवॉइस प्रिपेयर कर रहा है, और रिव्यूड बाय में जो उसको चेक कर रहा है उसके साइन है। अब ये क्या है? ये कौन सा प्रोसीजर है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब चूंकि दोनों के साइन है इसका मतलब क्या? इनवॉइस रीचेक हो रही है, क्लाइंट का सिस्टम सही काम कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? कंट्रोल स्ट्रॉन्ग। ये भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। ये क्लाइंट का हमें बताना कि ये काम हो रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल है। हमारा चेक करना कि वो काम सही हो रहा है कि नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। फिर इसके बाद जब हम कहेंगे भाई अब हम खुद सेल इनवॉइसेस को सेलेक्ट करके देखेंगे अमाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिकॉर्ड हुई है टी अकाउंट में सही हुई है कि नहीं हुई, वगैरह वगैरह बाकी की सारे डिटेल, सेल्स की वेरिफिकेशन, ये क्या होगा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, एक इन्वेंट्री की, एक सेल्स की। इन दोनों को सामने रखते हुए आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर के कंसेप्ट को क्लियर रखना है। क्लियर जी? ठीक है, तो अब तहसील के लिहाज से तो पहले हमें रिस्क असेसमेंट, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर होना चाहिए था। थोड़ा सा एग्जामिनर को सामने सब्सटेंटिव प्रोसीजर पहले कर। ठीक है जी। अच्छा सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने परफॉर्म करने हैं तो डायरेक्ट प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू करते हैं? नहीं, पहले हमें रिस्क एट असर्शन लेवल दे, क्योंकि ये तो आपको पता है हमारा प्रोफेशन एरिया लेवल पे काम नहीं करता। हमारा प्रोफेशन किस लेवल पे काम करता है? असर्शन लेवल। रिस्क असेसमेंट करने हैं वो भी असर्शन लेवल पे, कंट्रोल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर वो भी असर्शन लेवल पे। ठीक है, तो इसीलिए असर्शन के बारे में आपको बताया गया। और एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, ये सबसे अहम क्वेश्चन, कल जो कुछ आपने पढ़ा उसमें कल के दिन में ऑडिट का सबसे अहम क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया होगा, अगर किया तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका असर्शंस को पिक कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन अगेन इसमें परफेक्शन की तरफ आपने नहीं जाना, परफेक्ट बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, कुछ जगहों पे जजमेंटल डिफरेंस आएगा, सिर्फ मैं आपको मॉडरेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिल जाए काफी है। पहला क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब असर्शंस यूज्ड बाय ऑडिटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अकाउंट बैलेंस है और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, रिप्रोडक्शन का बता देंगे? सिर्फ लिस्ट लेनी है कि एक्सप्लेन भी करना है? एक्सप्लेन भी करना है। अच्छा क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बता सके एक असर्शन जो दोनों में कॉमन है?
कंप्लीटनेस, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन। शाबाश, चलो ठीक है, तीन कॉमन। बाकी वो एक्यूरेसी वाली भी थी, लेकिन दूसरी तरफ वो एक्यूरेसी और एक्यूरेसी वाली, ठीक है, वो थोड़ा सा फर्क आ गया, ठीक है। असर्शंस के नाम सेम है, लेकिन आप नोट कीजिए, अगर आपने याद भी किया है, एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन है अकाउंट बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक्सप्लेनेशन। शाबाश, भाई ये चीज आपको बतानी थी। जी जी, हाँ, वहां पे एक टर्म लिखी है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर प्रॉपर्ली एग्रीगेटेड एंड डिसएग्रीगेटेड। इसका क्या मतलब? एग्रीगेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, डिसएग्रीगेटेड का मतलब होता है सेपरेट करना, क्लासिफाई करना। बैलेंस, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में, हम उनको नोट्स ऑफ द अकाउंट्स में कभी एग्रीगेट भी करते हैं और कभी डिसएग्रीगेट भी करते हैं, ठीक है। जैसे इसकी एक ही एग्जांपल दूंगा, अब आपने एग्रीगेट और डिसएग्रीगेट लैदा नहीं समझना, सिर्फ एक एग्जांपल ध्यान में रखनी है। एग्रीगेट और डिसएग्रीगेट कंसेप्ट क्या है कि बाज़ औक़ात किसी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, यूजर को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए, हमें नोट्स ऑफ द अकाउंट्स में कभी एग्रीगेट करना पड़ता है, कभी डिसएग्रीगेट करना पड़ता है। इसकी क्लासिक एग्जांपल है फिक्स एसेट शेड्यूल। फिक्स एसेट शेड्यूल बनाते हैं ना, वो नोट्स ऑफ द अकाउंट्स का हिस्सा होता है। तो वो हालांकि बैलेंस शीट में तो सिर्फ एक ही टोटल अमाउंट आ रही होती है, लेकिन क्या यूजर को समझाने के लिए उसे डिसएग्रीगेट करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तो जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी फिगर को डिसएग्रीगेट कर सकते, जैसे ज्यादा डिटेल में उसे बता दिया व्हीकल्स कितने हैं, फिक्सचर कितने हैं, प्रॉपर्टी कितने हैं, मशीनरी कितने हैं, डिसएग्रीगेट कर दे, तो उसी तरह एग्रीगेट भी कर सकते हैं। हो सकता है दो आइटम्स को क्लब कर दें, तो ये है डिसएग्रीगेटेड और एग्रीगेटेड का कंसेप्ट, ठीक है जी। अब आपने एग्रीगेटेड की एग्जांपल को सोचने की कोशिश नहीं करनी, एक कंसेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल काफी होती है, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि नोट्स अकाउंट्स में बाज़ औक़ात हम इंफॉर्मेशन को डिसएग्रीगेट भी करते हैं, बाज़ औक़ात एग्रीगेट भी करते हैं, ठीक है। वो हमारा एग्रीगेट की एग्जांपल पता नहीं आपने की होगी कि नहीं। वो अगर एक से ज्यादा बैंक से लोन लियो ना आपने, तो हम एक लाइन बनाते हैं जिसमें सारे बैंक्स को एग्रीगेट करके उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि लोन इंटरेस्ट रेट रेंजेस फ्रॉम 6% to 10%, इस तरह का कोई डिस्क्लोजर होता है। तो उसमें सारे बैंक को कवर करके जो एवरेज होता है, वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो बता देते हैं। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का भी ऐसे ही है, एग्रीगेट, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल एग्रीगेट और डिस समझ आ गया। आगे चलते हैं, अब वापस अपने क्वेश्चन मान क्लियर जी। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है? हर बैलेंस शीट का हर एरिया, उस पे एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन की असर्शन इफेक्ट होगी। मेन रूल पिक करना है आपने कि हर एरिया के ऊपर क्लासेस ऑफ 6 असर्शन है। हाँ, किसी में कम रेलिवेंट है, किसी में ज्यादा। ऐसे एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट के लिए ज्यादा रेलिवेंट है, डेटर्स के लिए भी शायद ज्यादा रेलिवेंट है, और इन्वेंट्री के लिए भी है, लेकिन क्रेडिटर्स के लिए शायद इतनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर्स की प्रोविजन फॉर बैड डेट थोड़ी होती है, ठीक है। रेलिवेंट जरूर है, उसमें भी हो सकता है 3 साल से पुराना राइट ऑफ करना हो, टैक्स में पड़ा था आपने, रेलिवेंट जरूर, लेकिन इतनी अहम हो सकता है ना हो, ठीक है जी। तो कुछ असर्शन सारी हर एरिया पे लगेगी, ये पक्का रूल है 100%, कोई एक्सेप्शन नहीं। हाँ, किसी एरिया पे उसकी अहमियत किसी एक की कम है, किसी पे ज्यादा है। चलिए, आपने सवाल पूछा, एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं। कंप्लीटनेस की असर्शन कि डेटर्स पे भी अप्लाई होगी, क्रेडिटर्स पे भी होगी, दोनों पे, किसमें ज्यादा अहम है? किसमें ज्यादा अहम? कंप्लीटनेस की, किसका कंप्लीट होना ज्यादा जरूरी है? क्रेडिटर्स, क्योंकि एक क्लाइंट क्रेडिटर्स को कम करने की कोशिश करता है, उसमें हमने कंप्लीटनेस को दबा के चेक करना। डेटर में तो वो ओवरशेड कर, उसमें किसको दबा के चेक करना है? कौन सी तरह? एग्जिस्टेंस को। शाबाश, क्लियर हुई है बात? अच्छा, एक और चले। वैसे तो कैश पे भी 6 की 6 असर्शन अप्लाई होंगी, फिक्स एसेट पे भी 6 की 6 असर्शन अप्लाई होंगी, लेकिन एक जो असर्शन है एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, ये कैश में भी अप्लाई हो रही है, फिक्स एसेट में भी। किस एरिया पे ज्यादा अहम है? फिक्स एसेट पे। शाबाश। कैश की क्या वैल्यू होनी है? काउंट करो, जितना है उतना ही है। कैश ने डेप्रिशिएट या रीवैल्यू थोड़ी होना है, अनलेस कि आपने डॉलर खरीद कर रखे हो, ठीक है। चले, और वो कम चांस होता है, वो कम चांस। तो ज्यादा अहम क्या है? हाँ, तो इससे हमने लेसन क्या पिक किया कि हर एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 6 की 6 असर्शन अप्लाई होंगी, लेकिन किसी एरिया पे कोई एक असर्शन ज्यादा अहम है, किसी एरिया पे कोई दूसरी असर्शन ज्यादा अहम होगी। ये कंसेप्ट बिठा लिया आपने ध्यान में। अब चलते हैं क्वेश्चन 2। कह रहा है फॉर, इसके ऊपर मैं थोड़ा टाइम लगाना चाह रहा हूं ताकि एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप इसको अंडरस्टैंड करें। कह रहा फॉर ईच
ऑडिट प्रोसीजर लिस्टेड बिलो, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू विच इट रिलेट्स। आपने बताना है किस एरिया से रिलेट कर रहा है, ये प्रोसीजर आप किस एरिया में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और फिर असर्शंस एड्रेस्ड बाय द प्रोसीजर। असर्शन क्या, असल में ये ना उसने कंसेप्ट दो चैप्टर टेस्ट किया उसने। ये जो ऊपर वाला था ना किस एरिया से, ये रेलिवेंस का कंसेप्ट टेस्ट किया उसने, ताकि आपको पता चले जो एविडेंस आप इस प्रोसीजर से ऑब्टेन करने जा रहे हैं वो किस एरिया से रिलेट कर रहा है। और फिर असर्शन वाला भी चेक कर लिया। पहला परफॉर्म टेस्ट काउंट। टेस्ट काउंट कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन को। टेस्ट काउंट किसे कहते हैं? फिजिकली काउंट करने को, गिनने को, चीजें पूरी है कि नहीं। परफॉर्म टेस्ट काउंट ऑफ टेंजिबल एसेट्स एट ईयर एंड। कौन से वाला असर्शन इफेक्ट हो रही है? एग्जिस्टेंस। शाबाश। हालांकि हो सकता है इससे कोई और भी, लेकिन सबसे अहम असर्शन कौन सी? एग्जिस्टेंस। करेक्ट। कितने स्टूडेंट का करेक्ट था ये? बेहतरीन। आगे चलो। डेवलप एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरीज एक्सपेंस। कंपेयर, यानी हमने सैलरी एक्सपेंस कितना होगा एज ऑडिटर। हमने कहा क्लाइंट के कितने एम्प्लॉय, 1500 एम्प्लॉय, कितनी सैलरी देते हैं? 20,000 देते हैं। पूरे साल की कितनी होगी? 1500 मल्टीप्लाई बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 पूरे साल। ये एक्सपेक्टेशन, इसको क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन डेवलप करना। कंपेयर इट विद एक्चुअल एक्सपेंस। क्लाइंट का जो एक्चुअल एक्सपेंस था सैलरी का, उसके साथ कंपेयर किया एंड इन्वेस्टिगेट अनयूजुअल डिफरेंस। एरिया कौन सा है? सैलरीज एक्सपेंस। और असर्शन कौन सी है? ये अच्छा, ये मैं बता दूं, ये प्रोसीजर अगर सैलरीज कम होगी उसको भी सामने ले आएगा, और अगर क्लाइंट की सैलरी ज्यादा होगी उसको भी सामने ले आएगा। तो इसमें अकरेंस और कंप्लीटनेस दोनों वेरीफाई हो सकते हैं। अकरेंस और कंप्लीटनेस दोनों वेरीफाई हो सकते हैं, ठीक है भाई। एग्री करते हैं? यहां तक आगे चलते हैं। हाँ, अमाउंट एक्यूरेसी भी हो सकती है, लेकिन वो कम अहम है। एक्यूरेसी भी ठीक है, लेकिन वो निस्बतन कम अहम है, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग अप्रूव्ड सेल्स ऑर्डर एंड एग्जामिनिंग देयर रिलेटेड जीडीएन कहते हैं गुड डिस्पैच नोट। अच्छा, आपने कहीं काउंटिंग में ये पढ़ा हुआ ना कि सेल्स में कौन कौन सी इनवॉइसेस बनती हैं? कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता कि सेल्स की सेल्स एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ा करें और सुना करें। क्या नहीं पता? तो सेल्स में बनती है सेल इनवाइस, गुड डिस्पैच नोट, कस्टमर ऑर्डर। परचेज में बनती है परचेज इनवाइस या सप्लायर इनवाइस, जीआरएन गुड रिसीट नोट और परचेज ऑर्डर। तो कह रहा है अप्रूव्ड सेल्स ऑर्डर और जीडीएन देखा, सेल इनवाइस देखी, पोस्टिंग इनटू सेल्स जर्नल देखा। हमने सेल्स ऑर्डर को सेलेक्ट किया। देखिए स्टार्ट कहां से लिया? हेड सेल्स ऑर्डर से, ठीक है। और सेल ऑर्डर से देखा गुड डिस्पैच नोट बना के नहीं, इनवॉइस बनी के नहीं, रिकॉर्ड हो गया कि नहीं। डायरेक्शन चेक किया आपने, स्टार्ट कहां से किया? हेड से टेल जा रहे हैं कि टेल से हेड जा रहे हैं? ये बताया था ना, डिफरेंट होता है। तो हेड, जब आप सेल्स ऑर्डर से गुड डिस्पैच नोट और फिर इनवॉइस और फिर रिकॉर्डिंग की तरफ जा रहे हैं, कंप्लीटनेस। ये कितने स्टूडेंट्स ने? ये था असल काम। इसमें हाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स मार्क खा गए। ये कंप्लीटनेस आप समझे अकरम सा? कंप्लीट क्यों? डायरेक्ट देखें, अगर आप ये 100% यही प्रोसीजर रखें, लेकिन स्टार्ट कर दें सेल जर्नल से, सेल इनवाइसेस सेलेक्ट की जर्नल से, और फिर बैकवर्ड चलें, वो अकरंस हो जाएगा। अकरंस हो जाएगा। ट्रांजैक्शन साइकिल सेम है, बताया था ना। ए से बी की तरफ चले एविडेंस कुछ और है, और बी से ए की तरफ चले एविडेंस कुछ और है। नेक्स्ट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ए सैंपल ऑफ एसेट्स एंड एग्री टू फिक्स एसेट रजिस्टर। अच्छा, पहले डेप्रिसिएशन, अच्छा ये पहले हम फैसला कर लें कि डेप्रिसिएशन एसेट्स वाली में लेके जाना है इसको एक्सपेंस में। एक्सपेंस में बिल्कुल ठीक है। तो एक्सपेंस वाली असर्शंस आएंगे, इसमें कौन सी वाली होगी? एक्यूरेसी। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए गलती तो नहीं कर दी, ठीक है। फिक्स एसेट्स में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस हो गया क्वेश्चन, ले जा सकते हैं। उस सूरत में असर्शन का नाम बदल के क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। दोनों ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने एक्यूरेसी लिखा है सिर्फ, या जिन डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिन्होंने फिक्स एसेट के पॉइंट से, दोनों ठीक है। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम को पूछने वाली हो तो आगे चल। 5 नहीं, इसमें हम रिकैलकुलेशन कर रहे हैं। कंप्लीटनेस का भी बता देता हूं। ऐसे एक प्रोसीजर इसमें ये है ना कि आपने डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट करके सैंपल भेज दें। एक प्रोसीजर होता है हमारा, हम सारे एसेट्स की लिस्ट लेके देखते हैं हर एसेट में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गई कि नहीं हो गई।
ये लैदा प्रोसीजर है, ये कंप्लीटनेस के ऊपर फोकस कर रहा है। नेक्स्ट, डिस्कस द पोटेंशियल ऑब्सोलिसेंस ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स विद इन्वेंट्री मैनेजर। इन्वेंट्री मैनेजर से पूछा भैया इन्वेंट्री ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई। एरिया कौन सा, इन्वेंट्री। असर्शन कौन सी, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। हालांकि इसमें ज्यादा फोकस वैल्यूएशन के ऊपर है, लेकिन चूंकि नाम उन्होंने पूरा रखा, हमने पूरा नाम ही बोलना है, ठीक है, पूरा नाम ही बोलना है। मेरे भाई का नाम क्या, मोहम्मद फरहान। मैं इनको फरहान भाई भी बोल सकता हूँ, फरहान ये काम करो, ये भी ठीक है, जल्दी जल्दी में ये, ठीक है, लेकिन मैं मोहम्मद फरहान भाई ये काम कीजिए, ये भी बोल सकता हूँ। तो एक्यूरेसी, जब केस स्टडी कर रहे होंगे ना, उसमें सिर्फ वैल्यूएशन लिखते हैं वो भी चलेगा, सिर्फ फरहान लिखते हैं वो भी चलेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ पूरा नाम लिखा करें, एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर है, मोहम्मद फरहान, ठीक है जी। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन। हालांकि ज्यादा फोकस हमारा फरहान के ऊपर होता है, क्योंकि मोहम्मद फरहान भाई के साथ शायद मोहम्मद जुनैद भाई भी बैठे हो, तो हमारा ज्यादा फोकस फरहान जुनैद इसके ऊपर होगा बुलाते हुए। लेकिन ऑफिशियली पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऑडिट के पेपर में पूरी एजेशन लिखे। नेक्स्ट भैया समझ आ गई। फिर कंफर्मिंग द बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंट्रीज बैंक थ्रू कंफर्मेशन लेटर एट ईयर एंड। जब हमने लेटर भेजा, दूसरी तरफ से जवाब आ गया, इसका मतलब कोई तो है उधर जिसने जवाब दिया, कोई तो है उधर जिसने जवाब। तो ये एरिया कौन सा है, बैंक बैलेंस। और असर्शन कौन सी है, असर्शन कोशिश, क्या ये एग्जिस्टेंस है कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है या कंप्लीटनेस है। हाँ, सबसे अहम असर्शन एग्जिस्टेंस, क्योंकि जवाब आया तो मतलब दूसरी तरफ कोई है, तो जवाब आया ना, एग्जिस्ट कर रहा है। बाज़ क्लाइंट के फेक लेटर्स होते हैं, उनको कंफर्मेशन लेटर लिखे ना, जवाब ही कोई नहीं आता, जवाब ही कोई नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, जवाब आ जाए एग्जिस्ट करते हैं। अब सही है कि नहीं, जवाब तो आ गया, बाज़ ऐसा होता है कमी बेशी होती है उसमें, वो एक अलहदा प्रोसीजर उसका होगा, वो असर्शन अलहदा है। हाँ जी बिल्कुल, वो एक्यूरेसी, वैल्यूएशन बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोसीजर में जो सबसे ज्यादा अहम असर्शन वो एग्जिस्टेंस है। हाँ, और असर्शन भी जो आपके जहन में आ रही हैं एक दो, वो भी रेलिवेंट हैं और आगे पढ़ेंगे भी उनको, आगे उनको पढ़ेंगे भी। लेकिन अभी मैं सिर्फ देखिए, अभी तो लेवल 1 आपको पढ़ाना है ना। जब आप एक एक असर्शन कम से कम जो वो आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे, फिर 2D 3D की तरफ चलेंगे, हैं 2 डायरेक्शन 3rd डायरेक्शन वर्ल्ड हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि इन्वेंट्री काउंट करने से एग्जिस्टेंस की असर्शन वेरीफाई होती है, क्योंकि आपको पता चलता है इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। लेकिन जब आगे चलेंगे तो फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक काउंट करते करते ये चेक कर ले कि इन्वेंट्री खराब तो नहीं, टूटी फूटी तो नहीं, तो इससे वैल्यू एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन की असर्शन इसी प्रोसीजर से वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ एक प्रोसीजर, एक असर्शन, सिंपल कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, उसमें एडवांस चीजें बाद में ऐड ऑन कर लेंगे। जी जी मेरे भाई पूछिए, क्या क्वेश्चन है। बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है एक्यूरेसी, वैल्यूएशन हो सकता है क्लाइंट ने इंटरेस्ट गलत रिकॉर्ड किया हो और बैंक बैलेंस बताए, फर्क है हमें पता चले, तो एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन भी हो सकती है ना। लेकिन मैं अभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ज्यादा सोचें इस कंसेप्ट के ऊपर, या आपको ज्यादा नॉलेज। अभी सिर्फ एक असर्शन भी आपने आइडेंटिफाई कर ली, बहुत है। इसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी आ सकती है। जो बैंक बैलेंस ने जवाब दिया, देखेंगे अकाउंट का टाइटल किसके नाम का है। बाज़ बात होता है पर्सनल टाइटल होता है, ऑफिशियल बुक में ऐड करवा देते हैं क्लाइंट, डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट, कि भाई कंपनी के एसेट बढ़ेंगे, ये भी डालो, ये भी कंपनी का ही समझे, कंपनी का थोड़ा समझेंगे। तो क्लियर हो गया जी। एक असर्शन भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपने हक अदा कर दिया इसका। फिर इसके बाद कैलकुलेट जीपी रेशियो ऑफ करंट ईयर एंड कंपेयर विद प्रीवियस ईयर। इसमें सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों रेलिवेंट है, क्योंकि जीपी दोनों से बन। हाँ, असर्शन कौन सी है। हाँ, कंप्लीटनेस भी, एक्यूरेंस भी, हल्का हल्का एक्यूरेसी भी आ सकती है, लेकिन ज्यादा कंप्लीटनेस और एक्यूरेंस। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय ऑडिट। अच्छा सॉरी, ये किस एरिया पे परफॉर्म किया जाएगा। सेल्स में भी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, दोनों के लिए रेलिवेंट है, दोनों के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर। एरिया कौन सा, असर्शन कौन से, एक्यूरेसी,
वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। ठीक है जी, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन में जो एरर या ओमिशन होते हैं वो सामने आ जाते हैं। इसमें एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन भी, कंप्लीटनेस भी हो सकती है, क्योंकि अगर कोई बिटी ट्रांजैक्शन है आपको पता है वो आ जाती हैं, रिकॉर्डेड बाय वन पार्टी, नॉट रिकॉर्डेड बाय, ये बीआरएस में होती थी ना एडजस्टमेंट। तो बात को था इंटरेस्ट जो है 2475 की बजाय 2745 कर दिया, एक्यूरेसी भी हो जाती है बीआरएस से, कंप्लीटनेस भी हो जाती है। जीपी रेशो में कंप्लीटनेस कैसे होती है? देखिए, जब कभी आप कंपैरिजन करते हैं ना, ये असूल बना लें, किसी भी इंफॉर्मेशन पिछले साल की को इस साल के साथ कंपेयर करते हैं ना जी, तो इससे अक्रस और कंप्लीटनेस दोनों एग्जैक्शन वेरीफाई होंगे। ठीक है जी, ये रूल है। अभी इससे ऊपर भी हमने किया था ये सैलरीज वाले में, सेकंड में भी। नेक्स्ट, चेकिंग टाइटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट। राइट्स ऑब्लिगेशन क्लाइंट की है कि नहीं, ये तो सिंपल था। फिर 10, रिव्यू ए सैंपल ऑफ टाइम शीट और क्लॉक आउट फॉर एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ ओवर टाइम बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। ये देखना है कि क्या अप्रूव टाइम शीट अवेलेबल है कि नहीं। हमने किया क्या, प्रोसीजर क्या हुआ, अप्रूव्ड ओवर टाइम रिकॉर्ड हुआ था, हमने देखना है ये ओवर टाइम जेन्युइन है कि नहीं। ये प्रोसीजर किसने परफॉर्म किया, ये प्रोसीजर परफॉर्म किस लिए किया, ये देखने के लिए कि जो ओवर टाइम रिकॉर्ड हुआ है जेन्युइन है कि नहीं। क्या किया, हमने सैंपल ऑफ टाइम शीट क्लॉक आउट देखा। अच्छा, अगर वो कहता ना इसको के ये देखा कि ये रिकॉर्ड हो गया कि नहीं ओवर, फिर कंप्लीटनेस होती। लेकिन हमने देखा कि ये टाइम शीट मौजूद है कि नहीं और अप्रूव है कि नहीं, इसको आगे मैच नहीं किया। हाँ जी बिल्कुल मौजूद, किस चीज का है, अकरेंस। 11, examining large sale invoices for a period of 5 days before and after year end to determine whether sales are recorded in current period। ये कट ऑफ की assertion है। ठीक है, इस अल्फाज को याद कर लीजिए, ये जहां के पे year end का लफ्ज आ जाए ना वो कट ऑफ होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 अगर आपने ये कर लिया तो ये तो इजी होगा, उसमें कुछ थोड़ा सा आपको यही कंसेप्ट केस स्टडी स्टाइल में पूछ रहा है। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं इंडिकेट वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वाज ऑब्टेन्ड टू सपोर्ट द कंक्लूजन रीच्ड। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कब होगा, जब हमें सारी असर्शंस पे एविडेंस मिल जाएगा। पहले में कह रहा है यू नोटिस दैट यू आर द सीनियर ऑन ऑडिट ऑफ ओरियो प्राइवेट लिमिटेड लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंड 30 जून। यू आर रिव्यूइंग द ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय ऑडिट असिस्टेंट बिस्मा। You notice that on 30 जून बिस्मा attended the stock take inventory, इसके जिम्मे इन्वेंट्री का एरिया लगा वेरीफाई करना। She selected numerous items from the client's inventory sheet। इन्वेंट्री शीट्स क्या होती है, जिसके ऊपर इन्वेंट्री की डिटेल लगी होती है। देखें कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनकी फर्दर डिटेल जरूरी होती है हासिल करना, ये कंसेप्ट भी अभी ध्यान से सुन लें। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनकी जो सिर्फ टी अकाउंट में वैल्यू आ रही है वो काफी नहीं होती, उनकी फर्दर इंफॉर्मेशन जरूरी होती है वेरिफिकेशन के लिए। जैसे फर्ज कीजिए अगर आपको यह बता दिया जाए क्लाइंट की इन्वेंट्री है 50 लाख, आप इस इन्वेंट्री को वेरीफाई नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, किस चीज के कितने यूनिट शामिल हैं। ठीक है भाई, बेकरी का ऑडिट करने के लिए गए, उन्होंने कह दिया सर 50 लाख इन्वेंट्री है, बताया नहीं कितनी बोतलें हैं, कितने पेस्ट्री है, कितने मिठाई है, कितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कितने जूसेस हैं, कितने बन हैं, कितनी डबल रोटियां हैं, कितने अंडे हैं। जब ये ही नहीं बताया, सिर्फ ये बता दिया 50 लाख की इन्वेंट्री है, वेरीफाई कर सकते हैं जब तक डिटेल अवेलेबल ना हो। इंडिविजुअल एसेट वाइज डिटेल जब तक अवेलेबल नहीं होगी, क्या अवेलेबल नहीं होगी, इंडिविजुअल एसेट वाइज डिटेल जब तक अवेलेबल नहीं होगी, क्या नहीं होगी, इंडिविजुअल एसेट वाइज डिटेल। एक लफ्ज 3 दफा बोला फिर भी आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने उसको नहीं लिखा कि शायद नहीं, मैं नहीं कर, 3 दफा बोल दिया। जब तक ये जो डिटेल मैंने बोली ये अवेलेबल नहीं होगी तब तक आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। इसीलिए अच्छा, इस डिटेल को हम कहते हैं इन्वेंट्री शीट, इस डिटेल को कहते हैं इन्वेंट्री शीट। एक और एग्जांपल समझे, ये इन्वेंट्री शीट समझ आ गई ना, ऐसी शीट जिस पे टोटल नहीं बल्कि इंडिविजुअल एसेट वाइज डिटेल मौजूद होती है। इसे जब ये फिजिकल वेरिफिकेशन में यूज होती है, खास तौर पे फिजिकल वेरिफिकेशन इस लिस्ट के बगैर पॉसिबल नहीं। इसी तरह अगर आपको बता दिया जाए टोटल फिक्स एसेट्स जो हैं
वो 7 करोड़ के हैं, लेकिन ये बताया ही नहीं इसमें फर्नीचर कितना है, मशीनरी कितनी है, ठीक है, गाड़ियां कितनी है। ये आपको बता दिया गाड़ियां हैं भाईजान 3 करोड़ की गाड़ियां, ये बताया ही नहीं ये कितनी गाड़ियां, किस कंपनी की, कौन सा मॉडल, नंबर प्लेट क्या है। जब तक ये इंडिविजुअल फिक्स एसेट वाइज डिटेल नहीं होगी आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। इन्वेंट्री के केस में इस इंडिविजुअल एसेट वाइज डिटेल को क्या कहा था, इन्वेंट्री शीट्स। फिक्स एसेट के केस में इस इंडिविजुअल एसेट वाइज लिस्ट को कहते हैं फिक्स एसेट रजिस्टर। फिक्स एसेट रजिस्टर, फिक्स एसेट रजिस्टर। तो इन्वेंट्री शीट और फिक्स एसेट रजिस्टर में फर्क समझ आ गया। एक और एग्जांपल, जब आपको ये तो बता दिया डेटर्स टोटल कितने हैं जी, 1 करोड़ के डेटर है, ये बताया नहीं इसमें कौन कौन शामिल है, मिस्टर ए है कि मिस्टर बी है कि मिस्टर सी है, और कितने, एड्रेस क्या है, नाम क्या है, कितने पैसे इंडिविजुअल डेटर से लेने थे। जब तक इंडिविजुअल लिस्ट नहीं मिलेगी आपको आइटम वाइज आप वेरीफाई नहीं कर सकते। इंडिविजुअल लिस्ट मिलेगी उसको फोन करेंगे, पूछेंगे, लेटर लिखेंगे, इनवाइस, तो फिर ही वेरिफिकेशन होगी ना। तो डेटर के केस में इसको कहते हैं जिसमें इंडिविजुअल लिस्ट, सब्सिडरी लेजर या सेल्स लेजर या लिस्ट ऑफ डेटर। ये अल्फाज आपने अकाउंटिंग में शायद सुने होंगे, ये अल्फाज शायद आपने अकाउंटिंग में सुने होंगे। शाबाश 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 शाबाश। ये क्लास में बैठ के आप काम कर रहे हैं, ये सलूक कर रहे हैं आप ऑडिट के साथ, मर्जी है आपकी सर इसी जगह। नहीं टैलेंट अच्छा है, टैलेंट अच्छा है। अच्छा ये लाइन में ये देख कितनी सीधी है। यस सर। इससे ये पता चलता है बड़ी मेहनत करके इंश्योर किया गया है लाइन सीधी सीधी हो गई। छोटी बड़ी है, देख छोटी बड़ी नहीं है कोई। यस सर बिल्कुल ठीक है सर, इसी जगह एक दो है छोटी बड़ी बस। तो इंडिविजुअल एसेट वाइज जो लिस्ट है, इंडिविजुअल एसेट वाइज लिस्ट क्या है, इसे सेल्स के केस में क्या, डेटर के केस में क्या कहते हैं, सेल्स लेजर या सब्सिडरी लेजर या लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल डेटर्स। इसी तरह परचेज, अच्छा तो क्रेडिटर के केस में इसको क्या कहेंगे भला, परचेज लेजर, सब्सिडरी लेजर, लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल क्रेडिटर्स। तो ये समझ आ रहे हैं कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा हूं। किसी भी एरिया को वेरीफाई करने के लिए आपको उसकी डिटेल चाहिए होती है, जो उसकी इंडिविजुअल आइटम वाइज डिटेल होती है ना, वो जब तक नहीं होगी आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। वो डेटर के केस में होती है सेल्स लेजर, क्रेडिटर के केस में होती है परचेज लेजर, और इन्वेंट्री के केस में होती है इन्वेंट्री शीट या स्टॉक शीट, और फिक्स एसेट के केस में होती है फिक्स एसेट रजिस्टर। नहीं बिल्कुल, मैं इसकी तरह, ये असल में बार बार यूज होगा आगे, इसमें पता नहीं शायद यूज हुआ नहीं एक, लेकिन ये बार बार चैप्टर इसलिए समझा रहा हूं। और एक वो क्वेश्चन जो आप बार बार पूछते हैं, अभी बता रहा हूं, इसके बाद नहीं बताऊंगा। क्या फिक्स एसेट रजिस्टर और फिक्स एसेट शेड्यूल में कोई फर्क है? इसका जवाब है यस है। अब वो फर्क नोट कर लीजिए। फिक्स एसेट रजिस्टर है इंडिविजुअल एसेट वाइज डिटेल, फिक्स एसेट शेड्यूल है कैटेगरी वाइज डिटेल, क्लासिफिकेशन, कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन। फिक्स एसेट शेड्यूल क्या है, कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन, और फिक्स एसेट रजिस्टर क्या है, इंडिविजुअल एसेट वाइज डिटेल। ठीक है, जब क्लाइंट आपको सिर्फ इतना कह दे सर हमारे टोटल टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं 50 मिलियन, ये बैलेंस शीट की फिगर है, ये ना फिक्स एसेट है शेड्यूल है ना फिक्स एसेट रजिस्टर है। और अगर क्लाइंट आपको कहे सर इसमें फर्नीचर इतना, इक्विपमेंट है, व्हीकल जितने हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट इतना है, ओपनिंग इतना था, इतना सेल परचेज और क्लोजिंग इतना है, ये सारा शेड्यूल बना के दे क्या है। फिक्स एसेट शेड्यूल में भी कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन होती है, इंडिविजुअल एसेट वाइज नहीं होती। उसमें टोटल व्हीकल आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा कि मेहरान कौन सी है, इसमें सिविक कौन सी है, इसमें कौन सा मॉडल है, ये नहीं है। तो ये जहन में रखिएगा फिक्स एसेट। एक फर्क, फिक्स एसेट शेड्यूल नोट्स व अकाउंट्स का हिस्सा है, जबकि फिक्स एसेट रजिस्टर अलहदा स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, सब्सिडरी रिकॉर्ड है, रफ अमल है, ये अलहदा से बनाया जाता है। ठीक है जी, तो ये फर्क ध्यान में रखिएगा। फिक्स एसेट हमारे लिए ज्यादा अहम क्या है भला, फिक्स एसेट रजिस्टर, फिक्स एसेट रजिस्टर में इंडिविजुअल लिस्ट होती है। वापिस आते हैं आप, चलिए ये आज के लेक्चर में कंसेप्ट जो कि बार बार टेस्ट होने वो ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं वो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव था उसको मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूं आज के लिए, कोई लेकिन कंसेप्ट ये ज्यादा है। अभी आगे चलते हैं।
अभी किया नहीं है, मैंने कहा कर सकता हूँ, करूँगा कि नहीं है, मैंने कहा आगे चलते। कह रहे जी स्टॉक शीट उसने ऑब्टेन की, जरा देखिएगा उसने किया क्या। स्टॉक शीट फॉर काउंटिंग एंड ऑल वर फाउंड टू बी करेक्ट, सब कुछ ठीक था। यानी उसने स्टॉक शीट ली, क्लाइंट से कहा ये बताओ किधर है, ये आइटम किधर है, क्लाइंट ने कहा ये पड़ी, उसने कहा ये आइटम किधर है, स्टॉक शीट पे लिखी होते हैं ना, ये अंडे किधर हैं, ये बड़ा डबल रोटी किधर पड़ी है, वो पड़ी है, ठीक है, बंद किधर है, ये पड़े हैं, ये सारी चीजें ठीक थी, सारी चीजें ठीक थी। Bismarck concluded that inventory is fairly stated, no other procedure is required. अगर डबल रोटी मौजूद है, पैकेट उठा के देख भी लें, एक्सपायर्ड तो नहीं है, अंडे देख ले टूटे हुए तो नहीं है, ये देखें। तो कौन सी assertion उसने वेरीफाई की, एग्जिस्टेंस की, और कौन सी नहीं की, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन भी नहीं की, कंप्लीटनेस भी नहीं की, ठीक है। तो क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला? नहीं मिला। आगे चलो। बी, यू आल्सो नोटिस दैट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आर मटेरियल ऑल्दो ओनली 50% ऑफ लास्ट ईयर्स अमाउंट, यानी इस साल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है, पिछले साल का 50%। कौन सी असर्शन एट रिस्क है, लेट। ये जो मैंने सवाल पूछा ना, ये टेक्निकल वर्ड्स के साथ फर्म में ऐसे पूछा करते हैं, हाँ भाई बताओ इस एरिया में कौन सी असर्शन एट रिस्क है। तो आपने सही इस सवाल को समझा। फिर से इस साल एडवर्टाइजमेंट पिछले साल का सिर्फ 50% है, कौन सी असर्शन एट रिस्क है, शाबाश, जो कंप्लीटनेस पे पहुंच गए हैं उनका कंसेप्ट बेहतरीन है। और अगर पिछले साल की निस्बत डबल होती फिर कौन सी असर्शन होती, अकरेंस, शाबाश, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है हमें ज्यादा प्रोसीजर किस असर्शन को सामने रखे परफॉर्म करने हैं, इस केस में कंप्लीटनेस के। यानी आपको अमाउंट सेलेक्ट करके बैकवर्ड चलना चाहिए कि स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके रिकॉर्डिंग में स्पोर्टिंग उसने देखते क्या किया, बिस्मार्क सेलेक्टेड ए लार्ज सैंपल ऑफ एंट्रीज फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। देखिए उसका कंसेप्चुअली समझे, उसका मकसद ये होना चाहिए था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई वो आइडेंटिफाई करे, ना कि उसने क्या किया जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं उनको चेक, वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अगर कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है वो टी अकाउंट से थोड़ी मिलेगी, उधर तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है सारा, उधर तो वो पड़ा जो रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। ये कहां से मिलेंगे, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, क्योंकि स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कुछ ट्रांजैक्शन हो सकता है ऐसी मिल जाए जो रिकॉर्ड नहीं हुई। भाई क्लियर हुआ क्वेश्चन? यानी इसने इसको काम करना चाहिए था कंप्लीटनेस की असर्शन के ऊपर, लेकिन इसने काम कर दिया करेंसी में। क्लियर जी? चलें आगे चलते हैं। अच्छा, तो आपने आज फिर, ये मेरी सजेशन है, होम असाइनमेंट देने की सजेशन है, आज फिर ये क्वेश्चन खास तौर पे जो 2 है ये कीजिए दोबारा, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसको दोबारा, ताकि जितनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी उतना बेहतर है। जब आप 50% पे पहुंच जाएं फिर उसके बाद छोड़ दें। 50% स्कोर जब आ जाए, जब तक आपका इसमें 50% से ज्यादा स्कोर नहीं आता, इसको करते रहें बार बार। चलिए, अच्छा अब नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। नो प्रॉब्लम, ये लेकर दिया बंद, ये लेकर दिया बंद, ये इसको बिठा देते हैं। अपनी जिंदगी का चलें, जिंदगी की बात करते हैं। एक दफा मैं फारिग बैठा था, मैं कहा क्या करें, मैंने कहा पिछली अटेम्प्ट का ऑडिट का पेपर देख लेते हैं। उसको देखा, उसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने फिर उससे पिछला पेपर देखा, उसमें भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन आया था। फिर मैंने 4-5 पेपर और देखे, उन सब में सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन आया था। तो इससे मुझे फिर उस दिन मुझे पता चला कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन बहुत अहम है, हर अटेम्प्ट में आता है। हाँ, किसी पे 25 नंबर का आएगा, किसी में 15 नंबर का आएगा, किसी में अकेला क्वेश्चन आएगा, किसी में किसी दूसरे चैप्टर के साथ मिला के आएगा। उस दिन मुझे ये बात समझ आई। फिर मैंने कहा क्वेश्चन आएगा तो सही। फिर मजीद मैंने सोचा, मुझे पता चला क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमेशा एक तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा।
तो मैंने जब देखा, उसका एनालिसिस किया, मुझे पता चला कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन जब आता है दो तरह से आ सकता है, या तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन रटे वाला आता है या केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है। तो एग्जामिनर इस अटेम्प्ट में भी बैठेगा एक जगह एक कमरे में बैठेगा और एग्जामिनर सोचेगा, वो कहेगा ये तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि मैं ये सोचूं कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन इस दफा डालना है कि नहीं पेपर में। नहीं, एग्जामिनर कहे जरूर कैसे क्वेश्चन तो जरूर करूंगा, लेकिन मैं ये सोच लूं कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन शामिल करूं कि केस स्टडी का। आप अगर स्टूडेंट होंगे तो गलत सोच की तरफ जाएंगे, और अगर एग्जामिनर बन के सोचेंगे तो सही। देखें, चोर को पकड़ना हो तो पुलिस बन के नहीं सोचना होता, चोर बन के सोचना होता है। तो अगर एग्जामिनर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, एग्जामिनर बन के सोचें। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी टेस्ट कर सकता है, केस स्टडी मोस्ट प्रोबेबली शायद 10 to 15% चांस हो कि वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन टेस्ट कर ले कि भाई बड़े अटेम्प्ट हो गए, स्टूडेंट्स को फेल करते करते इस दफा पास होने वाली अटेम्प्ट का पेपर बनाते हैं, तो शायद वो 10 to 15% दे, जो कि मेरा ख्याल है नहीं करेगा। तो ज्यादा 80% से ज्यादा चांस किया है। अच्छा, पहले अगर फर्ज कीजिए 10 to 20% को कवर करते हैं पहले, अगर वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन बनाता है तो फिर उसका अगला फैसला क्या होगा? क्या मैं पुरानी अप्रोच के मुताबिक पेपर बनाऊं, यानी एक एरिया 15-20 कितने एरियाज हैं हमारे जो हमने सीखने हैं? ये 19 एरिया, 18 है क्या 19 है? चले 19 एरियाज हैं, चले ठीक है, दरम्यान में कहीं पे एक दो और भी है, ठीक है, चले 20 के करीब कर लें। 20 के करीब एरियाज हैं, क्या मैं इनमें से कोई एक एरिया पूरे का पूरा सेलेक्ट कर दूं 12 नंबर के साथ, जैसा 10-12 साल पहले किया करता था, या कि मैं किसी एरिया में जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो ही पूछ लूं 3 नंबर के साथ? वो ये सोचेगा, यानी वो ये सोच रहा है क्या मैं 15 नंबर का क्वेश्चन बना के फिक्स एसेट्स के सारे प्रोसीजर पूछ लूं टेंजिबल फिक्स एसेट के बच्चों से, या सिर्फ 4 नंबर के साथ रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट के प्रोसीजर पूछ लूं? ये सोच। वो सोचे क्या मैं 8 नंबर दे के डेटर्स के सारे प्रोसीजर पूछ लूं, या मैं 3 नंबर दे के सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेट जो सबसे ज्यादा रिस्की मुश्किल वो पार्ट पूछ लूं? क्या मैं 6 नंबर के साथ सारे क्रेडिटर्स पूछ लूं, या 2 नंबर के साथ कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर के बारे में पूछ लूं कि कैसे इंश्योर करोगे क्रेडिटर कंप्लीट है? ये सोचेगा एग्जामिनर। क्या पहले उसने क्या सोचा? अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं ना कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन शामिल करूंगे ना करूं, ये तो सोचा ही नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, वो आएगा ही आएगा क्वेश्चन में। उसने क्या सोचा? रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन के केस स्टडी का क्वेश्चन। पहले रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन डिसाइड किया, अगर उसने डिसाइड किया तो अगला उसकी सोच क्या होगी? मैं पूरा एरिया डिसाइड करूं या मुश्किल? और मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करेगा? वो 2-3 नंबर के साथ उस पूरे एरिया को कभी नहीं टेस्ट करेगा, जहां तक मेरी असेसमेंट है। इवन मैं भी पेपर बनाऊं, मैं कभी ना ऐसे सेट करूं पूरा क्वेश्चन बार, ऐसा थोड़ी है। सबसे मुश्किल चीज कम नंबर के साथ टेस्ट करेगा वो, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपने जब याद करना है ना, इसको याद करने का तरीका भी आपको बताएंगे जब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना, कि याद कैसे करना है, क्योंकि इसमें याद करना भी एक चैलेंजिंग होता है। ज्यादा चीजें ना, अब खुद सोचें 19 एरियाज हैं, हर एरिया में और कुछ भी नहीं 10-12 अच्छा ससरी नजर मारे ना सारे एरिया पे, हर एरिया में देखें आपके ख्याल में ऑन एवरेज किसी में कम है किसी में ज्यादा, लेकिन ऑन एवरेज कितने प्रोसीजर होंगे हर एरिया में? 10-12 10-12 8-10, किसी में 25 भी है। टेंजिबल नॉन करंट ऐसा सबसे बड़ा एरिया है। अच्छा, खुद सोचें कि है उन 20 के करीब एरियाज हैं, हर एरिया में 10-12-15-10 ऑन एवरेज चले 12 लगा ले, तो उसका मतलब है 250 के करीब पॉइंट्स याद करने हैं। इसमें चैलेंजिंग यही होता है कि याद कैसे करें। तो परेशानी उसका थोड़ा सा हमने एक ट्रिक निकाला हुआ है, उसके ऊपर वो आपको बता देंगे। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं कि वो आपसे ये नहीं कहेगा कि इस एरिया के 15 के 15 प्रोसीजर बता दो, वो कहेगा इसके 4 प्रोसीजर ये वाले बता दो सिर्फ। बैंक का पूरा एरिया नहीं पूछेगा, कहेगा सिर्फ बीआरएस बता दो, बीआरएस के प्रोसीजर, बीआरएस को कैसे वेरीफाई करोगे। तो आपने याद करते हुए उसको जो एरिया लेवल पे स्मॉल कंसेप्शन है, पार्ट्स, सब पार्ट्स, वो भी याद करना, इनको छोड़ना नहीं है। मेरा स्टूडेंट पता क्या कहता है? कहते हैं सर 80%, ऐसा कहते हैं 80% एरिया याद कर लेते हैं, जो जनरल वाले प्रोसीजर होते हैं वो याद कर, जो सबसे अहम होता है मुश्किल, कहते हैं इसको छोड़। सर जब अगर क्वेश्चन आ ही गया ना 80% पॉइंट आता है, 80% तो कर लेंगे, 10 में से 8 नंबर तो आ ही जाएंगे, लेकिन 0 नंबर आते हैं, क्यों? पूछे 2 नंबर वही है। समझ रहे? ये तरीका का उसका ताकि आप उसके मुताबिक तैयारी करें। किसी एरिया को ये ना समझ लें कि आपने उसके 80% प्रोसीजर याद कर लिया तो काफी है। आपने ये देखना है इसके सब पार्ट्स कितने थे।
जैसे इसमें एक इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल का एरिया देखें, उस इंटेंजिबल के अंदर 3 हेडिंग आपको नजर आएंगी। शुरू में कहीं पे है परचेज गुडविल, फ्लैश इम्पेयरमेंट, डेवलपमेंट का। स्टूडेंट ने कहा सर मैं ऐसा करता हूं 50% याद कर लेता हूं, मैं याद कर लेता हूं परचेज गुडविल, मैं याद कर लेता हूं ये नहीं परचेज गुडविल के साथ अदर इंटेंजिबल्स, डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं करता। मैंने 50% से ज्यादा 66% तो याद कर लिया, तो एग्जाम में जब पूछेगा तो 60% से ज्यादा मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 0 नंबर। क्यों? इसलिए याद रखें अगर आपने सिलेक्शन करनी भी है ना किसी वजह से, तो कोई एक पार्ट पूरा नहीं छोड़ना, हर पार्ट में से एक 2 प्रोसीजर छोड़ दें। ये भी लेस प्रेफर्ड वे है, लेकिन आपको तरीका बता रहा हूं कि आपने अगर सिलेक्शन करनी ही है किस तरीके से करनी है। कंसेप्ट सारे कवर करने हैं, डेप्थ एक आधी छोड़ दें। ये जो बोला समझ आ रहा है आपको? क्योंकि वो टेस्टिंग इस तरीके से करेगा। अच्छा जी, ये तो हो गया रिप्रोडक्शन का। अब आ जाते हैं केस स्टडी का। उसने और केस स्टडी में ही ज्यादा चांस है टेस्ट करें। अच्छा, केस स्टडी में कंसेप्ट वही होगा जो आपने याद किया है, उसको थोड़ा केस की शक्ल बना देगा। जैसे अब मैं आपको केस बता रहा हूं, आपने गैस करना है कि इसमें प्रोसीजर कौन से परफॉर्म होंगे। क्लाइंट के पास एक प्रॉपर्टी थी, उसने एबीसी एंड फर्म वैल्यूअर थे, उनसे वैल्यूएशन करवाई और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 200 मिलियन से बढ़ के 350 मिलियन रिकॉर्ड की गई। नीचे रिक्वायरमेंट बताइए, इस सिचुएशन में आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? बताया नहीं खुद से कौन सा है, बताइए कौन सा प्रोसीजर। एक तो फिक्स एसेट का जिक्र है, फिक्स एसेट पे पहुंच गए, फिर उसने रीवैल्यूएशन की बात की है, तो इसमें कौन से प्रोसीजर आएंगे? रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट के, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, ये प्रोसीजर लाजमी आएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, उसने कहा क्लाइंट ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ एसेट खुद से कंस्ट्रक्ट किए हैं। बिल्डिंग बनाई थी, उसने अपना ऑफिस चेंज किया, लाहौर से कराची ऑफिस ले गए, कराची ऑफिस में लैंड बाय की उन्होंने और फिर उसके ऊपर खुद कंस्ट्रक्शन की। क्या प्रोसीजर है? इसमें 2 एरियाज कवर होंगे, एक परचेज ऑफ लैंड और एक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये प्रोसीजर बताना, समझ रहे? केस स्टडी से कैसे एक्सटेंड करना है। अच्छा, फिर उसने कहा, अब आखिरी प्रोसीजर पूछ रहा हूं, अगर आपने ये पिक कर लिया तो इसका मतलब है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि टेस्टिंग कैसे करेगा और आप उसको पिक कर लेंगे। सिर्फ याद करने का काम रह जाएगा अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया। उसने कहा जी क्लाइंट ने आपको यह बताया है कि एक डेटर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, डेटर ने कहा है कि इन्वेंट्री डिफेक्टिव है, हालांकि कंपनी कह रही है हाँ इन्वेंट्री ठीक है, डेटर ने कहा इन्वेंट्री, और वो कह रहा है कि इसके पैसे नहीं देगा, केस चल रहा है, बताइए क्या प्रोसीजर? डेटर्स शाबाश, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन शाबाश, और इन्वेंट्री की वैल्यू। इस केस स्टडी में सबसे अहम जो 2 एरियाज थे ना, वो थे डेटर्स और इन्वेंट्री। अक्सर स्टूडेंट्स ने एग्जाम में सिर्फ डेटर्स को फोकस किया, ये भूल, क्योंकि ज्यादातर डिस्कशन डेटर की हुई थी कि डेटर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, उसने ये कह दिया, कंपनी ने ये कह दिया है, ठीक है डेटर। लेकिन इन्वेंट्री दरमियान में उसने क्या एक लफ्ज बोल दिया था, डिफेक्टिव इन्वेंट्री, जिससे हमें यह पता चल गया कि भाई एक डिफेक्टिव है लॉट तो दूसरा भी डिफेक्टिव हो सकता है, हमें बाकी इन्वेंट्री को भी चेक करना चाहिए। समझ आया किस तरीके से आपको वो क्वेश्चन देगा? तो इन शॉर्ट फिर से बताइए, जिस इस अटेम्प्ट में सब्सटेंटिव का क्वेश्चन आएगा क्या? कंफर्म आएगा। रिप्रोडक्शन का भी हो सकता है केस स्टडी, कितने % चांस है रिप्रोडक्शन होगा? 20%। और कितने % चांस है केस स्टडी है? रिप्रोडक्शन में पूछा तो 2 ऑप्शन है, पूरा पूछ लेगा या पार्ट पूछ लेगा, वो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट पूछेगा नंबर। केस स्टडी में कैसे पूछेगा? वो इंफॉर्मेशन दे के, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से पता नहीं चलेगा किस एरिया पे प्रोसीजर परफॉर्म करना है। आपको केस स्टडी की इंफॉर्मेशन से, केस स्टडी में जिस एरिया का जिक्र कर रहा है उसके प्रोसीजर आ जाएगा। सिंपल, डेटर्स का आ रहा है डेटर का आएगा, अगर इन्वेंट्री का भी जिक्र करें इन्वेंट्री का भी आएगा। क्लियर जी? ठीक है। अच्छा, एक केस स्टडी में उसने कहा जो कंपनी है वो फूड आइटम्स सेल करती है और कि कुछ फूड आइटम, रेस्टोरेंट है, कुछ फूड आइटम्स खाने से कस्टमर की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए। अब बताइए क्या रिस्क है? एक लिटिगेशन का रिस्क है, दूसरा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। शाबाश शाबाश, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, बिल्कुल। वो पता नहीं तो एक्सपायर्ड चीजें हो सकता है, इंग्रेडिएंट इस्तेमाल, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह केस स्टडी में से पिक कर लेंगे। अगर आप केस स्टडी में से पिक कर पाए कि ये किस एरिया के गिर्द केस स्टडी घूम रही है, आधी केस स्टडी सॉल्व हो गई, फिर सिर्फ रटे वाला काम रह जाएगा, फिर सिर्फ रटे वाला काम रह जाएगा।
जो कि लेकिन इस चैप्टर में सब आपके पूरे ऑडिट में सबसे ज़्यादा रटा जिधर लगता है ना, वो ये चैप्टर है। इसीलिए इसको पहले करवाया ताकि आपको टाइम मिल जाए और आप इसको याद करते रहें। अब इसको याद कैसे करना है ये मैं आपको मंडे को जब ये बताऊंगा तो टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से इस चैप्टर को याद करना है मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में। क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़। एक चीज़ बता दो रिगार्डिंग ओके भाई, एक चीज़ सुन लें, ये जो अभी मैंने आपको टाइप ऑफ बताया ना क्वेश्चन, ये आपकी बुक में है। मैं चाहता हूँ आप घर जाके 2-3 दफ़ा इसको रीड कर लें ताकि जेहन में बैठ जाए। ये आखिरी सफ़े पे है चैप्टर 10 का। हाँ बाबा ये कौन सा सफ़ा है? ये हाँ जी हाँ जी, ये 153 के ऊपर ये टाइप्स लिखी हुई हैं। पेज 153 की आपने वक्तन फवक्तन रीडिंग करते, ये जो सारी डिस्कशन मैंने की है ना, ये पेज 153 पे भी मौजूद है, बॉक्स बना हुआ है, आपने रीड कर। जो स्टूडेंट 11th एडिशन यूज़ कर रहे हैं उनके शायद स्टार्ट में है, उनकी बुक के स्टार्ट में है ये डिस्कशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 0 होगा शायद। चलिए जी आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।